ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में पहला पॉइंट लिखेंगे, मॉनसून्स आर लैंड एंड सी ब्रिजेस। Monsoons are land and sea bridges on a much larger scale. एक बार फिर से कंफर्म करेंगे वॉइस आ रही कि नहीं? आ रही है सर। ठीक है। Monsoons are land and sea bridges on a much larger scale. हिंदी में लिखेंगे, मॉनसून बहुत बड़े पैमाने पर, मॉनसून बहुत बड़े पैमाने पर भूमि और समुद्री समीर है। मॉनसून बहुत बड़े पैमाने पर भूमि और समुद्री समीर है। Monsoons are land and sea bridges on a much larger scale. सर अब इसके यहां पर इस जी सॉरी, टॉपिक की नहीं। इस टॉपिक का नाम है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। हिंदी में है उष्ण कटिबंधीय मॉनसून जलवायु। ओके सर। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय मॉनसून जलवायु। पहला पॉइंट था आपका, मॉनसून्स आर लैंड एंड सी ब्रिजेस ऑन अ मच लार्जर स्केल। मॉनसून बहुत बड़े पैमाने पर भूमि और समुद्री समीर है। इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट हो तो प्लीज बताएं। नहीं सर। लैंड और सी ब्रिज ही है, कंफर्म है। कोस्टल एरिया में आप जानते हैं कि जो दिन का टाइम होता है, दिन के टाइम पर ओशन से लैंड की तरफ या समुद्र से भूमि की ओर पवन चलती है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट और प्रेशर डिफरेंस, है ना। और वही जो साउथ वेस्ट मानसून इक्वेटर को क्रॉस करती है, साउथ ईस्ट मानसून, तो साउथ वेस्ट बन जाती है और इंडियन मेन लैंड में जब इंटर करती है उसी को हम मानसून कहते हैं। तो दिन के समय में वो एक सी ब्रिज है ना। और दिन का ही टाइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपका सिग्निफिकेंट है रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन के लिए, जब ओशियन से लैंड की तरफ एयर चल रही हो, मतलब ऑन शोर विंड हो। ठीक है। अगला लाइन लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, अनलाइक इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट। अनलाइक इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट, monsoon climate is characterized by distinct wet and dry seasons. Unlike equatorial wet climate, monsoon climate is characterized by distinct wet and dry seasons. Distinct wet and dry seasons associated with seasonal reversal of winds. Associated with seasonal reversal of wind. अब जरा स्क्रीन में आप लोग देखिएगा, जो ये वाली लाइन, पहले हिंदी वाले भी लिख लें, विश्वतीय नम जलवायु के विपरीत, हिंदी में लिखें, विश्वतीय नम जलवायु के विपरीत, विश्वतीय नम जलवायु के विपरीत मानसून जलवायु की विशेषता, मानसून जलवायु की विशेषता हवाओं के मौसमी उल्टाव से जुड़े, हवाओं के मौसमी उल्टाव से जुड़े अलग अलग आर्द्र और शुष्क मौसमों से होती है। विश्वतीय नम जलवायु के विपरीत मानसून जलवायु की विशेषता हवाओं के मौसमी उल्टाव से जुड़े अलग अलग आर्द्र और शुष्क मौसमों से होती है।
अब प्लीज बताएं इस लाइन का क्या मतलब है, कौन सा एक्सप्लेन करेगा इसको। सर अलग अलग से बोलना। अलग अलग आर्द्र और शुष्क मौसमों से होती है। अलग अलग आर्द्र और शुष्क मौसमों से होती है। इस लाइन को एक्सप्लेन करना चाहेगा कोई, प्लीज बताए। कह रहा है अनलाइक इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट। अब इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट की विशेषता आपने देखी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो टेम्परेचर है, डेली मीन टेम्परेचर 24 और डिग्री आप सेंटीग्रेड के आस। जी बताएं, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, प्लीज बता दें। यस सर। ये वाला दूसरा पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने कि नहीं, प्लीज बताएं। लिख लिया सर। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि अनलाइक इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट, विषुवतीय नम जलवायु के विपरीत। अब विषुवतीय नम जलवायु या फिर इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड बना रहता है पूरे रीजन में। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखी थी कि जो विंटर सीजन है वो हमें देखने को नहीं मिलता है इक्वेटोरियल रीजन, है ना, विच इज टिपिकल टू इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एरिया। वहां पर हमें विंटर्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो ऑन एंड अराउंड 24 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर इसीलिए बोला गया कि जो रेनफॉल है इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, है ना, कि पूरे साल या पूरे वर्ष भर वर्षण होता है या बारिश होती है। लेकिन अगर हम मॉनसून क्लाइमेट की बात करें, ट्रॉपिकल रीजन में ही मॉनसून क्लाइमेट को देखें, तो ये कह रहा है कि मॉनसून क्लाइमेट जो है यहां पर कुछ समय ड्राई का भी होगा और कुछ समय वेट का भी होगा। मतलब कुछ समय हमारा आर्द्र होगा और कुछ समय शुष्क होगा। तो आप बताइए आर्द्र समय कौन सा है मॉनसून क्लाइमेट में। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर, एक बार प्लीज रिपीट कर दो ये वाला कॉन्सेप्ट। मैं कह रहा हूं कि जो मॉनसून क्लाइमेट है इट इज करेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। जबकि अगर इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करें, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर जो ड्राई सीजन है वो एब्सेंट है ना। विंटर्स आर एसोसिएटेड विद ड्राइनेस। विंटर्स ही नहीं है इक्वेटोरियल में, तो ड्राइनेस क्यों होगा। जबकि मॉनसून क्लाइमेट में कह रहा है कि कुछ समय हमारा वेट होगा, आर्द्र होगा, और कुछ समय हमारा शुष्क होगा, ड्राई होगा, है ना। तो इसका कारण क्या है, मॉनसून क्लाइमेट में कुछ समय आर्द्र और कुछ समय शुष्क कैसे होता है, कोई बताएगा। सर विंटर्स के टाइम ड्राई होगा। वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है कि जो हम जब बात करते हैं मॉनसून क्लाइमेट की, अगर इंडिया को एज एग्जांपल लें, आप अपने स्क्रीन में देखेंगे, स्क्रीन में भी मैंने कुछ नहीं दिखाया, इंडिया को अगर आप एग्जांपल लें तो आपको पता है कि जब साउथ ईस्ट मानसून क्रॉस करती है इक्वेटर को, तो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून ऑनशोर विंड्स की तरह वो इंटर करती है। इसका मतलब वो इंटर करने का एक टाइम पीरियड है ना, जून के मंथ में, आपको पता है। तो अगर हम जून जुलाई की बात करें तो ये हमारे यहाँ वेट सीजन है। इसे आप कह सकते हो कि गर्मियों के टाइम पर बरसात का मौसम है, इसको मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है इसलिए। जबकि अगर अगर हम शीतकाल की बात करें, दिसंबर की बात करें, तो उस टाइम पे ड्राइनेस रहता है। दिसंबर की बात करें तो वो उतना ज्यादा आर्द्र नहीं है जितना आपका जून जुलाई का महीना है, मई जून जुलाई आप कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो मानसून क्लाइमेट होगा उसमें हमें ये दोनों फीचर्स दिखाई देंगे, वेट और ड्राई। जबकि जो इक्वेटोरियल इससे पहले हमने पढ़ा, उसमें हमने जो ड्राई वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखा। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात। प्लीज बताएं यस और नो में कि पॉइंट क्लियर है कि नहीं। सर ये वाला जो पॉइंट है ना सर, इसे एक बार इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में विंड के उसमें बता दीजिए सर, विंड्स के फॉर्म में। जैसे देखिए आप उस पे स्क्रीन पे देखना। अच्छा सर। ठीक है, यहाँ पर आप देखें मानसून कैसे आता है हमारे वहां। जैसे अगर नॉर्मल कंडीशन, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, 3 लैटिट्यूड्स बनाए गए हैं और इंडिया को दिखाया गया है कैंसर के ऊपर।
इतना सबको दिख रहा है कि नहीं, ऐसा ना बताए प्लीज। जी सर दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हम अगर 21 जून की बात करें, अगर हम 21 जून की बात करें, तो 21 जून के टाइम पर सन कहां पर होता है? तो आप कहोगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के ऊपर ओवरहेड होता है। और जब सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ओवरहेड होगा, तो मतलब नॉर्मल टाइम पर जो कन्वर्जेंस हमारा इक्वेटर पर हो रहा था नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड्स का, मतलब जो अभिसरण उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो पवने थी उनका इक्वेटर पर जो अभिसरण हो रहा था, वो जून के महीने में कन्वर्जेंस कहां पर होगा? थोड़ा नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कन्वर्जेंस है इसी को हम आईटीसीजेड बोलते हैं। और आईटीसीजेड शिफ्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द सन। जैसे जैसे सूर्य हमारा उत्तर की तरफ जाता है, वैसे वैसे आईटीसीजेड भी उत्तर की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो आइसोथर्म्स को फॉलो करता है, समताप रेखाओं को। जब सन जहां पर होगा, समताप रेखाएं उधर की तरफ तो मुड़ी आपको दिखाई देंगी। तो मतलब आईटीसीजेड जब हमारा ऊपर जा रहा है तो कन्वर्जेंस भी ऊपर होगा। तो सपोज करो ये कन्वर्जेंस अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अगर हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर वाली जो विंड है वो तो आपकी नॉर्थ ईस्ट ही है, लेकिन जो नीचे विंड आ रही थी साउथ ईस्ट विंड, ये जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेगी, विषुवत वृत्त को क्रॉस करेगी, तो ये अपने राइट मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाएगी। और आपको पता है कि कोरियोलिस और सेल ने क्या बताया कि कोई भी चीज अगर उत्तरी गोलार्ध में मूव कर रही है तो ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, वो पर्टिकुलर चीज अपने राइट डायरेक्शन में दाहिने दाहिने मुड़ जाती है। तो अगर साउथ ईस्ट विंड को दाहिने मोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगी? साउथ वेस्ट विंड। जब तक ये साउथ ईस्ट विंड थी तब तक ये इंडिया का इंपॉर्टेंस इसमें सिग्निफिकेंट नहीं थी इंडिया के रिस्पेक्ट में। लेकिन जैसे ये साउथ वेस्ट विंड बनी, तो आप देखिए अगर यही चीज हम यहाँ पे फॉलो करें, तो ये विंड आई आपकी, ये पहले है साउथ ईस्ट विंड, जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी तो ये बन जाएगी साउथ वेस्ट विंड। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात? तो अब ये देखिए ओशियन, यहां पर आपका अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल, यहां से मॉइस्चर गैदर करेगी, मॉइस्चर लाden विंड होगी, और जब ये इंडिया के अंदर इंटर करेगी तभी तो ये रेनफॉल कराने के लिए कैपेबल होगी, क्योंकि इसके पास ह्यूमिडिटी ज्यादा है, सेचुरेशन ह्यूमिडिटी इसकी 100% है ना। अब ये माउंटेन्स पर जब चढ़ेगी तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल कराएगी। तो यहां पर आप देखिए कि ये पर्टिकुलर चीज कब हो रही है? जून के महीने में हो रही है। मतलब हमारे पास एक सीजन हो गया कि जो जून का महीना है, जो समर सीजन है हमारा, उस टाइम पर हमारे यहाँ ऑनसेट ऑफ मानसून होता है, रेनफॉल होता है। मतलब ये हर टाइम रेनफॉल यहाँ नहीं हो रहा था इंडिया में। रेनफॉल होने का पर्टिकुलर टाइम कंडीशन कब बन रही है? जून के महीने में। यही अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स के टाइम पर देखिए ये सिचुएशन क्या होगी। विंटर्स के टाइम पर अब जो हमारा सन है वो आप देखिए फिगर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आ गया है, तो मतलब अब आईटीसीजेड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हाईएस्ट टेम्परेचर कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि इस रीजन में ये आप देखें जो मेजर हॉट डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं ये वो भी लोकेटेड है, जैसे पेटागोनिया है ना, अटाकामा का मरुस्थल, उसके बाद वेस्टर्न सहारा डिजर्ट, तो सारे हॉट डिजर्ट भी इसी लेटीट्यूड पर, तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर कंडीशन कारण ये अब यहाँ पर बन जाएगा आपका लोवेस्ट प्रेशर कंडीशन। और इसी के विपरीत अगर हम कर्क रेखा को देखें तो कर्क रेखा में होगा हाईएस्ट प्रेशर कंडीशन। मतलब अब अगर सरफेस विंड्स की हम बात करें, ट्रेड्स की जो हम बात करें, तो अब जो ट्रेड्स होंगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना चाहिए। और लो प्रेशर आपका कहां पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा पर है। तो ये सीधी तो जा नहीं सकती हैं। आपको पता है कि इक्वेटर के ऊपर उत्तरी भाग में ये चलती हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड की तरह, और फिर जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेगी तो ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में कोई चीज चलती है तो अपने बाएं मुड़ जाती है, लेफ्ट मुड़ जाती है, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। अब देखिए यहां पर इसको आप ऐसे भी थोड़ा और विजुलाइज अगर किया जाए तो यहां पर ये तो हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड ही आपका ऑफसेट ऑफ मानसून के टाइम पर होता है, जब मानसून जा रहा होता है ना, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून उसको बोला जाता है। ये आप कह सकते हैं दिसंबर के महीने में परिघटना होती है। अब यहां पर ये जो लो प्रेशर बन रहा है वो किस कारण से बन रहा होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर, क्योंकि यहां पर एक्सटेंस हीट के कारण जो एयर है वो यहां से गर्म होकर के ऊपर उठ रही होगी। ऊपर उठने वाली हवा ट्रोपोपॉज तक जाएगी, आपको पता है। ट्रोपोपॉज से टकरा करके एक ब्रांच इसकी निकल जाएगी इक्वेटर की तरफ, तो इक्वेटर की तरफ जो हवा जाएगी ट्रोपोपॉज में वो इस तरह से जाएगी। ये अपर एटमॉस्फेयर में है जो रेड कलर से है।
और जैसे ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी ये भी अपने राइट मुड़ जाएगी, और फिर ये हवा इंडियन जो हमारा मेन लैंड है उस पर उतरेगी, तभी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा था। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर एक वॉकर सेल बन रहा है, इसको गिलबर्ट वॉकर ने बताया था। ये जो फिनोमेना है इसकी खोज या आप कह लीजिए इसका रिसर्च गिलबर्ट वॉकर ने किया था, तो इसको वॉकर सेल बोला जाने लगा कि ये आपका वॉकर सेल है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को मिलाकर के। तो लेकिन अब यहां पर आप जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं उसे आप देखना, यहां पर ये वाली जो विंड है नॉर्थ ईस्ट, ये तो ग्रीन कलर में आ रही है, ये आपकी कैसी विंड है, ये आपकी ऑफ शोर विंड है, अपतटीय है। ऑफ शोर होने के कारण इसमें मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी 0 के बराबर है, नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ये लैंड से ओशन की तरफ जा रही है, तो मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं है, रेनफॉल नहीं कराएगी, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है। लेकिन जब यही नॉर्थ ईस्ट मानसून इस जगह से निकलता है तो ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा लेता है, और फिर जब ये तमिलनाडु और आंध्रा को उसमें इंटर करता है तो यहाँ पर रेनफॉल कराता है। तो मतलब आप देखिए रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर नहीं हो रहा है, उसका एक सीजन है, दिसंबर के महीने में बहुत कम, जून के महीने में सबसे ज्यादा हो रहा है जब मानसून का टाइम होता है। तो मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट से तो ये भिन्न हुआ ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं, प्लीज बताएं। ठीक है सर, ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बता दें एक बार सभी लोग। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे इंग्लिश में। फ्लड्स इन वेट सीजन and droughts in dry season are common. Floods in wet season and droughts in dry season are common. Floods in wet season आपको पता है कौन सा है, जब हमारा ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो रहा है। और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। ड्रॉट सीजन कब हो रहा है? जब हमारा ऑफसेट ऑफ मॉनसून हो रहा है। तो मतलब फ्लड्स इन वेट सीजन एंड ड्रॉट्स इन ड्राई सीजन आर कॉमन। हिंदी वाले लिखेंगे बरसात के मौसम में बाढ़, बरसात के मौसम में बाढ़ और शुष्क मौसम में सूखा आम बात है। बरसात के मौसम में बाढ़ और शुष्क मौसम में सूखा आम बात है। अब यहां पर देखिए बाढ़ कैसे आ जाती है, मतलब जब मानसून का टाइम होता है तो आप सुनते होंगे कई बार ये कहा जाता है कि बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है, इतना ज्यादा बारिश हुआ है कि बाढ़ आ गई है। उसका कारण क्या है? अब अगर वही जो हमारा मानसून वाला कॉन्सेप्ट है, अगर इसी में कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम करने लगे, एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ये आपका है 23.5 डिग्री साउथ। मैंने कहा कि सन जब हमारा कैंसर पर होता है 21 जून को, कर्क रेखा पर जब सूर्य होता है, तो यहां पर भी आपके वर्ल्ड के जितने भी हॉट डिजर्ट्स हैं वो लोकेटेड है। तो यहां पर आपका हाईएस्ट टेम्परेचर कंडीशन बन जाती है। साथ ही साथ जो तिब्बत का प्लेटू है हमारा, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। यहीं पर आप देखिए थार का मरुस्थल है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इस पूरे बेल्ट पर हाईएस्ट टेम्परेचर कंडीशन बनती है। हाईएस्ट टेम्परेचर कंडीशन होने के नाते आप कहते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लोएस्ट प्रेशर कंडीशन बन जाएगी, उच्च ताप और निम्न दाब की परिस्थिति यहां पर बन जाएगी। इसी के विपरीत जब हम कैप्रिकॉर्न की बात करें, मकर रेखा की, तो मकर रेखा पर इससे कम तापमान होगा, तो यहां पर लो टेम्परेचर, और चूंकि ओशियन है तो ओशियन के इफेक्ट से यहां पर हाई प्रेशर कंडीशन बन जाएगी, उच्च दाब की कंडीशन बन जाएगी। मतलब अब कर्क रेखा में निम्न दाब है और मकर रेखा में उच्च दाब है। तो मतलब अब जो विंड होगी भी इफेक्टिवली कैसे मूव करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब ये मूव करेगी तो सीधी तो जाएगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रीजन है यहां पर चलती हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, सॉरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। जैसे ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी ये बन जाती हैं, जो साउथ ईस्ट होती हैं ये बन जाएंगी साउथ वेस्ट। ठीक है, तो अब यही चीज अगर इंडिया पे आप लागू करें तो यहां पर आपका है हाई प्रेशर इंडियन ओशन में, यहां पर है आपका लो प्रेशर तिब्बत प्लेटू पर, और जब यहां से विंड चलेगी तो पहले चलेगी साउथ ईस्ट की तरफ, फिर मुड़ जाएगी ये साउथ वेस्ट की तरफ। यहां पर ये जो हाई प्रेशर बना है ये जितना ज्यादा हाई होगा
उतनी ही तीव्र गति से आपकी ये जो साउथ वेस्ट मॉइस्चर लाden विंड्स हैं, नमी वाली जो पवनें हैं साउथ वेस्ट, ये उतनी ही तेजी से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर करेंगी। मतलब अगर इस हाई प्रेशर को किसी वजह से बढ़ा दिया जाए तो यहां पर अब इंडिया में बाढ़ की सिचुएशन होगी, बारिश की नहीं। क्लियर हो रही कि नहीं बात, प्लीज बताएं एक बार। एक बार प्लीज कंफर्म करें क्लियर हो रहा है कि नहीं। फीडबैक मुझे मिल नहीं रहा है, क्या मेरी वॉइस जा रही है कि नहीं सभी के पास। दोबारा बता दीजिएगा सर। फिर से मैं बता रहा हूं, क्या वॉइस ब्रेक हो रही थी क्या, प्लीज बताएं एक बार। सर हो रही थी। चलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिगर ही बना करके आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं। ये आपका है 0 डिग्री इक्वेटर, ये आपका है 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब कर्क रेखा, और ये है आपकी 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो यहां पर इंडिया आपका यहां पर है, ये आपका है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि जून के महीने में जो सन होता है वो कहां पर होता है, कर्क रेखा पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। जब सन यहां पर होगा तो यहां पर बन जाती है हाईएस्ट टेम्परेचर कंडीशन। क्यों, क्योंकि यहीं पर आप देखिए सारे हॉट डिजर्ट्स भी लोकेटेड हैं। हाई टेम्परेचर कंडीशन के कारण इसके विपरीत लो प्रेशर आप लिख लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर हम लैटिट्यूडनल कंपैरिजन कर रहे हैं तो। ये हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है, तो इस लो प्रेशर को हम तुलना किससे कर रहे हैं, मकर रेखा पर बने लो हाई प्रेशर से। भाई अगर ऊपर कर्क रेखा पर लो प्रेशर बन रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सन, तो इसके कंपैरिजन में मकर रेखा में तो आपका हाई प्रेशर ही बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, क्योंकि सन हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, तो मकर रेखा पर तो लो टेम्परेचर होगा, इसीलिए यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। विंड की इफेक्टिव मूवमेंट आपको पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है। तो आइए विंड चलाते हैं हम लोग। यहाँ पे है आपका इंडियन ओशन में हाई प्रेशर, और इंडियन मेनलैंड में है लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगर विंड चलेगी तो 0 से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आपकी चलती है साउथ ईस्ट विंड। साउथ ईस्ट विंड जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती है यही आपकी मानसून विंड बन जाती है साउथ वेस्ट मानसून के नाम से। अब आप बताइए ये हाई प्रेशर जो बन रहा है इंडियन ओशन में, अगर ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाए तो ये साउथ वेस्ट मानसून उतनी तेजी से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर करेंगे, तो इंडिया में बाढ़ आने की सिचुएशन बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं, प्लीज बताएं। जी सर। है ना, तो फ्लड्स जो है वेट सीजन में कॉमन है जो बाढ़ है, और उसी तरह ड्रॉट आपके ड्राई सीजन में कॉमन है। बरसात के मौसम में बाढ़ और शुष्क मौसम में सूखा आम बात है। अगला पॉइंट लिखिए, यूजुअली देयर आर 3 सीजन्स, समर विंटर एंड रेनी सीजन। यूजुअली देयर आर 3 सीजन्स, इंग्लिश में लिखेंगे यूजुअली देयर आर 3 सीजन्स, समर विंटर एंड रेनी सीजन। हिंदी में लिखेंगे 3 मौसम होते हैं, गर्मी या ग्रीष्म काल, शीतकाल और वर्षा काल। आमतौर पर 3 मौसम होते हैं, ग्रीष्म काल, शीतकाल और वर्षा काल। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, प्लीज बताएं। ओके, यस और नो में बोले, कमेंट में लिख दिया करें आप लोग। जी सर। अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, हिंदी में लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु का वितरण। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु का वितरण। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु का वितरण। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे इंग्लिश में, इट अकर
within 5 degree to 30 degree north and south of the equator. 5 degree to 30 degree north and south of equator. It occur 5 to 30 degree north and south of the equator. इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो था आपका, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इक्वेटोरियल रेनफॉल्स जहां पर पाया जाता है, उसका क्या एक्सटेंशन था, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को बताया मुझे, अक्षांशीय विस्तार कितना था उसका? रिवाइज नहीं करते हैं क्या आप लोग? मैं बार बार यही पूछ कर थक गया हूं। देखिए 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, इसके बीच में क्या है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद सर हिंदी में बता दी। अरे कल ही तो अभी पढ़ाया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु आप कह लें। 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर आप चले जाइए, ठीक है। 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में आप देख लीजिए, तो यहां पर आपको मिलेगा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मॉनसून। क्लियर है कि नहीं है, प्लीज बता दें। जी सर। ठीक है, तो हिंदी वाले लिखेंगे भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के भीतर होता है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के वितरण में। पहला पॉइंट लिखेंगे हिंदी में, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के भीतर होता है। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के भीतर होता है। अगला पॉइंट इंग्लिश में लिखेंगे, ऑन शोर, ऑन शोर के आगे ब्रैकेट में लिखिए सी टू लैंड। ऑन शोर ब्रैकेट में लिखिए सी टू लैंड। ट्रॉपिकल मॉनसून्स ऑन शोर सी टू लैंड, ट्रॉपिकल मॉनसून्स occur in the summer on shore sea to land. Tropical monsoons occur in summer and offshore. इसको लिखिए लैंड टू सी, ऑफशोर ड्राई मॉनसून occur in winters. On-shore, sea to land, tropical monsoons occur in summer and offshore, dry monsoon, land to sea, dry monsoon in winter. हिंदी वाले लिखेंगे ऑन शोर मतलब समुद्र से भूमि, ऑन शोर का मतलब शायद अंतः तटीय होता है क्या, कोई बताए प्लीज हिंदी वाला। ऑन शोर ब्रैकेट में लिखेंगे समुद्र से भूमि, आगे लिखिए उष्णकटिबंधीय मॉनसून गर्मियों में, ऑन शोर समुद्र से भूमि, उष्णकटिबंधीय मॉनसून गर्मियों में, और ऑफ शोर को बोलते हैं अपतटीय। ऑफ शोर को क्या बोलेंगे, अपतटीय। ऑफ शोर अपतटीय, ब्रैकेट में लिखेंगे भूमि से समुद्र, शुष्क मॉनसून सर्दियों में होते हैं। ऑन शोर को सर ऑन शोर को क्या बोलेंगे हिंदी में? ऑन शोर को अंतः तटीय आप लिख लें, मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन मुझे डाउट है ऑन शोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन अभी आप अंतः तटीय भी लिख लें, ऑन शोर भी लिख लें। ऑन शोर अंतः तटीय स्लैश लगा के लिख लें, मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा। और ब्रैकेट में लिखेंगे समुद्र से भूमि।
उष्णकटिबंधीय मानसून गर्मियों में, और अपतटीय, इसको बोलते हैं ऑफ शोर, अपतटीय भूमि से समुद्र शुष्क मानसून सर्दियों में होते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे दे आर बेस्ट डेवलप्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगला पॉइंट है दे आर बेस्ट डेवलप्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दे आर बेस्ट डेवलप्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कॉमा बर्मा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कॉमा बर्मा, कॉमा थाईलैंड, कॉमा लाओस, कॉमा कंबोडिया, कॉमा पार्ट्स ऑफ वियतनाम एंड साउथ चाइना एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक बार सुनेंगे, दे आर बेस्ट डेवलप्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कॉमा बर्मा, कॉमा थाईलैंड, कॉमा लाओस, कॉमा कंबोडिया, कॉमा पार्ट्स ऑफ वियतनाम एंड साउथ चाइना एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। जिन कंट्रीज का मैंने नाम बताया है, इनमें से बहुत सारी कंट्रीज कलेक्टिवली एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। कोई नाम बताएगा? जिन कंट्रीज का हम लोग यहां पर नाम आपने लिखा है, उसमें से मैक्सिमम कंट्रीज आपकी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, एशियान जिसे हम कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, टोटल आई थिंक 10 मेंबर हैं, जिसमें आपका थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तो कंफर्म है। ठीक है, इसको आप चेक करना, इंडिया नहीं है, बर्मा है कि नहीं है, ये चेक करना। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे 10 के नाम याद नहीं आ रहे हैं। हिंदी में लिखेंगे वे भारतीय उपमहाद्वीप, कॉमा बर्मा, कॉमा थाईलैंड, कॉमा लाओस, कॉमा कंबोडिया, वियतनाम या वियतनाम के कुछ हिस्सों और दक्षिण चीन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छी तरह विकसित हैं। तो ये मानसून हिंदी वाले लिखेंगे कहां पर सबसे अच्छी तरह विकसित हैं? इंडिया, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, वियतनाम के कुछ हिस्से और दक्षिण चीन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लिख लिया सभी ने इतना? आगे बढ़ा जाए, प्लीज कंफर्म करें। सर एक बार रिपीट कर दीजिए नाम। हिंदी में कि इंग्लिश में? सर वे भारतीय उपमहाद्वीप, हिंदी वाले लिखें वे भारतीय उपमहाद्वीप, कॉमा बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिण चीन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छी तरह विकसित हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अगला हेडिंग डालेंगे क्लाइमेट या जलवायु। हिंदी वाले जलवायु और इंग्लिश में क्लाइमेट। पहला फीचर लिखेंगे द बेसिक कॉज ऑफ मॉनसून क्लाइमेट्स, द बेसिक कॉज ऑफ मॉनसून क्लाइमेट्स, the basic cause of monsoon climates is the difference in basic cause of monsoon climates is the difference in the rate of heating and cooling of land and sea. Difference in the rate of heating and cooling of land and sea. Rate of heating and cooling of land and sea. Basic cause of monsoon climate is the difference in rate of heating and cooling of land and sea, जिसको आपने अभी देखा है। ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग के कारण ही तो ये रिवर्सल हो रहा था विंड्स का।
जो साउथ वे ईस्ट मानसून विंड्स थी वो साउथ वेस्ट में जा रही थी, क्योंकि इंडियन ओशन में हाई लो टेम्परेचर था, इंडियन मेन लैंड में हाई टेम्परेचर था, तो डिफरेंशियल हीटिंग है ना लैंड एंड सी का। इंडियन ओशन में हाई टेम्परेचर, तिब्बत के पास लो टेम्परेचर, इसी के विपरीत हाई प्रेशर लो प्रेशर बन जाता है, हवा चलने लगती है। हिंदी में लिखेंगे मानसून जलवायु का मूल कारण, मानसून जलवायु का मूल कारण भूमि और समुद्र के गर्म होने, मानसून जलवायु का मूल कारण भूमि और समुद्र के गर्म होने और ठंडा होने की दर में अंतर है। मूल कारण भूमि और समुद्र के गर्म होने और ठंडा होने की दर में अंतर है। अगला पॉइंट लिखेंगे इंग्लिश में, इन द समर when the sun is overhead at the tropic of Cancer, in the summer when the sun is overhead at the tropic of Cancer, a low pressure is created in Central Asia. In summers when sun is overhead at the tropic of Cancer, a low pressure is created in Central Asia. हिंदी में लिखेंगे, ग्रीष्मकाल में जब सूर्य कर्क रेखा पर, ग्रीष्मकाल में जब सूर्य कर्क रेखा पर सिर के ठीक ऊपर होता है, ग्रीष्मकाल में जब सूर्य कर्क रेखा पर सिर के ऊपर होता है, तो मध्य एशिया में निम्न दाब का निर्माण होता है। तो मध्य एशिया में निम्न दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्मकाल में यानी कि जून के महीने में जब सन आपका कर्क रेखा पर ओवरहेड होता है, सिर के ऊपर होता है, तो जो आपका मध्य एशिया रीजन है, सेंट्रल एशिया रीजन जिसे हम कहते हैं, बेसिकली आपका तिब्बत प्लेटू रीजन जो है वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, ज्यादा गर्म होने के कारण ही वहां पर जो दाब होता है बहुत निम्न हो जाता है। आपको पता है टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो अगर ताप ज्यादा होगा तो दाब कम होगा। ठीक है, इंग्लिश में अगला पॉइंट लिखेंगे, द seas which warm up much slower, remain comparatively at high pressure. Remain comparatively at high pressure. मतलब जो ओशन है आपका, समुद्र जो है वो बहुत धीरे धीरे चूंकि गर्म होता है स्पेसिफिक कैपेसिटी के कारण, विशिष्ट ऊष्मा के कारण, तो इसलिए वो कंपैरेटिवली कह रहा है। तो कंपैरिजन किससे कर रहा है? मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से, उसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर पर होता है। हिंदी में लिखेंगे, समुद्र जो बहुत धीमी गति से गर्म होते हैं, समुद्र जो बहुत धीमी गति से गर्म होते हैं तुलनात्मक रूप से उच्च दाब पर रहते हैं। समुद्र जो बहुत धीमी गति से गर्म होते हैं तुलनात्मक रूप से उच्च दाब पर रहते हैं। और तुलना किससे की जा रही है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका तिब्बत प्लेटू है, तिब्बत रीजन है, वहां से तुलना की जा रही है। इंग्लिश में अगला पॉइंट लिखेंगे, एट द सेम टाइम the southern hemisphere experiences winter. At the same time the southern hemisphere experiences winter.
and a region of high pressure is set up in the continental interior of Australia, and a region of high pressure is set up in the continental interior of Australia. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. At the same time, the southern hemisphere, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध, experiences winter. At the same time का मतलब क्या है कि जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, ऊपर वाली लाइन के साथ इसको जोड़िए. And a region of high pressure is set up in the interior, continental interior of Australia. हिंदी में लिखेंगे, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का अनुभव होता है, या उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल का अनुभव होता है. दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल का अनुभव होता है और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपीय आंतरिक भाग में उच्च दाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है. उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का अनुभव होता है और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपीय आंतरिक भाग में उच्च दाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है. इंग्लिश में अगला पॉइंट लिखेंगे, विंड ब्लोज आउटवर्ड्स as the southeast monsoon. Wind blow outward as the southeast monsoon. कॉमा लगा के लिखेंगे, to Java, wind blows outwards as the southeast monsoon to Java, and after crossing the equator are drawn towards the continental low pressure area. Reaching the Indian subcontinent as the southwest monsoon. ब्रैकेट में आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, कोरियोलिस फोर्स. पूरी लाइन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, विंड ब्लोज आउटवर्ड्स एज द साउथ ईस्ट मानसून टू जावा एंड आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर are drawn towards the continental low pressure area, reaching the Indian subcontinent as the southwest monsoon. ब्रैकेट में कोरियोलिस फोर्स लिख लीजिएगा. हिंदी वाले लिखें, हवाएं दक्षिण पूर्व मानसून के रूप में जावा की ओर बहती हैं. जावा किस कंट्री का पार्ट है, कोई बताएगा? सर इंडोनेशिया. सबसे पहले सुमात्रा, जावा, फिर आप देखो बोर्नियो. ठीक है, तो हवाएं दक्षिण पूर्व मानसून के रूप में जावा की ओर बहती हैं और भूमध्य रेखा को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने वाले महाद्वीपीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर खींची जाती हैं.
भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने वाले महाद्वीपीय निम्न दाब या निम्न दबाव क्षेत्र की ओर खींची जाती हैं। अगला पॉइंट इंग्लिश में लिखेंगे, इन द विंटर कंडीशंस आर रिवर्स्ड। इन द विंटर कंडीशंस आर रिवर्स्ड। सर्दियों में स्थितियां उलट जाती हैं। हिंदी में लिखेंगे अगला पॉइंट, सर्दियों में स्थितियां उलट जाती हैं या पलट जाती हैं। अभी तक जितने पॉइंट आपने लिखे हैं, कोई ऐसा है जिसको एको पॉइंट समझ में ना आया हो, प्लीज बताएं। अभी तक जितने पॉइंट आपने लिखे हैं समझ में आ गए हो तो प्लीज एक बार यस और नो। आ गए सर। यस सर। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर और हिंदी में लिखेंगे तापमान। अगला हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर और हिंदी में लिखेंगे तापमान। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, मंथली मीन टेम्परेचर्स above 18 degree centigrade. Monthly mean temperatures above 18 degree centigrade. हिंदी में लिखेंगे मासिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। मासिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। मासिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। तो बताएगा मुझे, इससे पहले इन लोगों ने इक्वेटोरियल क्लाइमेट पढ़ा था, तो उसका कितना था मीन मंथली टेम्परेचर? कल ही लिखवाया था 24। इक्वेटोरियल। अभी 24 मेरे मुंह से निकल गया था, अभी इसको करेक्ट कीजिएगा, 27 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो मीन मंथली टेम्परेचर होता है इट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड विद वेरी लिटिल वेरिएशन। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट की, तो यहाँ पर मीन मंथली टेम्परेचर जो होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। अगला पॉइंट इंग्लिश में लिखेंगे, टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम temperatures range from 30 to 45 degree Celsius in summers. 30 to 45 degree Celsius in summers. Temperature range from 30 to 45 degree Celsius in summer. और इसी में ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो, मीन समर टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। मीन समर टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री सेल्सियस इन समर, मतलब गर्मियों में 30 से 45 डिग्री तक का टेम्परेचर रेंज में दिखाई देता है ना, 30 से 45 तक हो जाता है टेम्परेचर। लेकिन अगर मीन समर टेम्परेचर की बात करें, एवरेज टेम्परेचर की बात करें ग्रीष्मकाल की, तो वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। विंटर्स के लिए का लिख लीजिए, चलिए हिंदी वाले पहले लिख लें। गर्मियों में तापमान 30 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्मियों में तापमान 30 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। औसत गर्मी का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रैकेट में लिखेंगे औसत गर्मी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसत गर्मी का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला पॉइंट इंग्लिश में लिखेंगे, विंटर्स का देख लेते हैं। इन विंटर्स टेम्परेचर रेंज इज 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। इन विंटर्स टेम्परेचर रेंज इज
15 to 30 degree Celsius with mean temperature around 20 to 25 degree Celsius. Winters में temperature range is 15 to 30 degree Celsius with mean temperature around 20 to 25 degree Celsius. With mean temperature around 20 to 25 degree Celsius. हिंदी में लिखेंगे सर्दियों में औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सर्दियों में औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आगे लिखेंगे तापमान सीमा 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और तापमान सीमा 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और तापमान सीमा 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सर ये इंग्लिश में बता दीजिए। इंग्लिश में लिख लें, इन विंटर्स टेम्परेचर रेंज इज 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। इन विंटर्स टेम्परेचर रेंज इज 15 to 30 डिग्री सेल्सियस with mean temperature around 20 to 25 degree Celsius. With mean temperature around 20 to 25 degree Celsius. अगला हेडिंग डालेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन हिंदी में लिखेंगे वर्षण। वर्षण पहला पॉइंट लिखेंगे एनुअल मीन रेनफॉल। एनुअल मीन रेनफॉल एनुअल मीन रेनफॉल ranges from 200 to 250 centimeter. Annual mean rainfall ranges from 200 to 250 centimeter. आगे लिखेंगे इसी में it in some regions it is around 350 centimeter. It is around 350 centimeter. Annual mean rainfall ranges from 200 to 250 centimeter. In some region it is around 350 centimeter. वर्षण में लिखेंगे वार्षिक औसत वर्षा। वार्षिक औसत वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। वार्षिक औसत वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। कुछ क्षेत्रों में यह लगभग 350 सेंटीमीटर होती है। कुछ क्षेत्रों में यह लगभग 350 सेंटीमीटर तक होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे प्लेसेस लाइक चेरापूंजी एंड मौसिनराम चेरापूंजी and Masinram receive a annual rainfall about
annual rainfall of about 1000 centimeter. Receive an annual rainfall of about 1000 centimeter. ब्रैकेट, अच्छा ऐसा क्यों होता है? यहां पर रेनफॉल कौन सी होती कोई बताएगा? जो 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है चेरापूंजी मासिनराम में, तो वो किस प्रकार की रेनफॉल है? सर ये रेनफॉल टाइप, वेरी गुड, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। तो ब्रैकेट में लिखिएगा दे लाई ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ, दे लाई ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ, किन हिल्स के विंडवर्ड साइड में पड़ता है? चेरापूंजी मासिनराम जो है वो किस हिल के पास है, कोई बताएगा? सर गारो किस, खासी। बिल्कुल, मेघालय हिल्स आप लिख लें। दे लाई ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ मेघालय हिल्स, दे लाई ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ मेघालय हिल्स, so the resulting orographic lift, so the resulting orographic lift, so the resulting orographic lift enhances precipitation, so the resulting orographic lift, या इसको आप orographic rainfall भी लिख सकते हैं, enhances precipitation। आगे लिखेंगे इसी में, also they are located between the mountains, also they are located between the mountains, which enhances cloud concentration, also they are located between mountains which enhances cloud concentration। हिंदी वाले लिखेंगे हिंदी में, चेरापूंजी और मासिनराम, चेरापूंजी और मासिनराम, चेरापूंजी और मासिनराम जैसी जगहों पर, चेरापूंजी और मासिनराम जैसी जगहों पर लगभग 1000 सेंटीमीटर की, लगभग 1000 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है, लगभग 1000 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। आगे लिखेंगे, वे मेघालय पहाड़ियों के हवा की ओर, वे मेघालय पहाड़ियों के हवा की ओर स्थित हैं, वे मेघालय पहाड़ियों के हवा की ओर स्थित हैं, इसलिए परिणामी पर्वतीय वर्षा या वर्षण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए परिणामी पर्वतीय वर्षण को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा इनकी पहाड़ों के बीच की स्थिति, इसके अलावा इनकी पहाड़ों के बीच की स्थिति बादलों की सघनता को बढ़ाती है, पहाड़ों के बीच की स्थिति बादलों की सघनता को बढ़ाती है। अगला हेडिंग डालेंगे सीजन्स, मौसम।
अगला हेडिंग है सीजन्स। इसमें लिखेंगे सीजन्स आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। सीजन्स आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। सीजन्स आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। ऋतुएं मॉनसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऋतुएं मॉनसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऋतुएं मॉनसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसमें मंथ के हिसाब से जो अलग अलग सीजन्स आते हैं, इनको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, इनको लिखेंगे हेडिंग डाल के 1 बाय 1। पहला हेडिंग है द कूल ड्राई सीजन। पहला इसमें है कूल ड्राई सीजन। ब्रैकेट में लिखेंगे अक्टूबर से फरवरी। अक्टूबर से फरवरी। हिंदी में लिखेंगे ठंडा शुष्क मौसम। ठंडा शुष्क मौसम, ब्रैकेट में अक्टूबर से फरवरी। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें पॉइंटर बनाएंगे। पहला, आउट ब्लोइंग ड्राई विंड्स। आउट ब्लोइंग ड्राई विंड्स। आउट ब्लोइंग ड्राई विंड्स, कॉमा द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। आउट ब्लोइंग ड्राई विंड्स, और ये कौन सी विंड है? द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ब्रिंग little or no rain to the Indian subcontinent. Bring little or no rain to the Indian subcontinent. अब यहां पर ये जो लिटिल वर्ड लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई बताएगा जो लिटिल रेनफॉल होती है वो कहां पर होती है? सर कोरोमंडल कोस्ट या फिर तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र। वेरी। तो लिटिल का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि होती नहीं है। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जब बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर गैदर करता है तो वो कोरोमंडल कोस्ट पे आपके रेनफॉल कराता है कुछ हिस्सों पर। लिटिल इसलिए है क्योंकि जो नॉर्मल हमारा मानसून सीजन है उसमें बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, उसके कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी रिक्वायर्ड है उतनी रेनफॉल हो जाती है, जो कि एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करती है। ठीक है, तो आउट ब्लोइंग ड्राई विंड्स, द नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग लिटिल और नो रेनफॉल टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हाउएवर, सॉरी हिंदी में लिख लें पहले। शुष्क हवाएं, शुष्क हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसून, शुष्क हवाएं, कॉमा उत्तर पूर्वी मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं लाती हैं। बहुत कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं लाती हैं। शुष्क हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं लाती हैं। इंग्लिश में लिखेंगे however, however a small amount of rainfall, however a small amount of rainfalls, a small amount of rainfalls in Punjab from cyclonic sources. However, a small amount of rainfalls in Punjab from cyclonic sources. और ये कौन से साइक्लोनिक सोर्सेज हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, कोई बताएगा?
पंजाब में जो रेनफॉल होती है विंटर्स में? सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेरी गुड। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वही आपका साइक्लोनिक सोर्स है। तो ब्रैकेट में आप लिख लो चाहो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और डैश लगा के आप ये भी लिख लेना कि फ्रंटल प्रेसिपिटेशन ब्रॉट बाय जेट स्ट्रीम्स, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन ब्रॉट बाय जेट स्ट्रीम्स, ब्रैकेट क्लोज। However, a small amount of rain falls in Punjab from cyclonic sources, ब्रैकेट में लिखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, डैश लगा के लिख लीजिए इसी के आगे, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन ब्रॉट बाय जेट स्ट्रीम्स, ब्रैकेट क्लोज, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन ब्रॉट बाय जेट स्ट्रीम्स, ब्रैकेट क्लोज। तो लाइन आपकी क्या थी? However, a small amount of rain falls in Punjab from cyclonic sources, और ब्रैकेट के आगे लिखिएगा मतलब क्लोज करने के बाद, एंड दिस इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ विंटर सीरियल्स, एंड दिस इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ विंटर सीरियल्स, जो आपकी शीतकाल की फसलें हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवित रहने के लिए ये प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर फॉर के बाद, हाँ, एंड दिस इज वाइटल फॉर the survival of winter cereals, vital for the survival of winter cereals। हिंदी में लिखेंगे यद्यपि, अगला पॉइंट है हिंदी में, यद्यपि बारिश की एक छोटी मात्रा, यद्यपि बारिश की एक छोटी मात्रा पंजाब में चक्रवाती स्रोतों, यद्यपि बारिश की एक छोटी मात्रा पंजाब में चक्रवाती स्रोतों से आती है, चक्रवाती स्रोतों के आगे आप ब्रैकेट में लिखिएगा पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती स्रोतों के बाद ब्रैकेट ओपन कीजिएगा पश्चिमी विक्षोभ, डैश ला के लिखिए जेट स्ट्रीम द्वारा, जेट स्ट्रीम द्वारा लाई गई, जेट स्ट्रीम द्वारा लाई गई, जेट स्ट्रीम द्वारा लाई गई वाताग्र वर्षण, जेट स्ट्रीम द्वारा लाई गई वाताग्र वर्षण, जेट स्ट्रीम द्वारा लाई गई वाताग्र वर्षण, ब्रैकेट क्लोज, से गिरती हैं या लाती हैं, पंजाब में चक्रवाती स्रोतों द्वारा लाई जाती हैं, और यह सर्दियों के अनाज के जीवित रहने के लिए अति महत्वपूर्ण है, और यह शीतकाल के या शीतकालीन फसलों के जीवित रहने के लिए अति महत्वपूर्ण है। हालांकि बारिश की एक छोटी मात्रा पंजाब में चक्रवाती स्रोतों द्वारा लाई जाती है, और चक्रवाती स्रोतों के आगे ब्रैकेट में आपने लिखा है पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम द्वारा लाया गया वाताग्र वर्षण, और यह सर्दियों के और या फिर शीतकालीन अनाज के लिए या उनके जीवित रहने के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट इंग्लिश में लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स ब्लोइंग ओवर, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स blowing over, northeast monsoons blowing over the Bay of Bengal, northeast monsoons blowing over the Bay of Bengal acquires moisture and bring rains to the, acquires moisture or humidity and bring rain to the, and bring rains to the southeastern tip of peninsula, and bring rains to the southeastern tip of peninsula।
और ये कब होता है, किस महीने में, कोई बताएगा? कोरोमंडल कोस्ट पे जो रेनफॉल होता है वो किस मंथ में होता है? नवंबर से दिसंबर, ब्रैकेट में लिखिएगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में, नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून blowing over Bay of Bengal acquires moisture and bring rains to the southeastern tip of peninsula at the November and December. At November and December. हिंदी में लिखिए, बंगाल की खाड़ी के ऊपर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहने वाले, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहने वाले उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून नमी प्राप्त करते हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहने वाले उत्तर पूर्वी मानसून नमी प्राप्त करते हैं और नवंबर से दिसंबर के मंथ में, नवंबर से दिसंबर के महीने में, नवंबर से दिसंबर के महीने में प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर बारिश लाते हैं। नवंबर से दिसंबर के महीने में प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर बारिश लाते हैं। अभी तक जो पॉइंट लिखा है, अगर उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बता दें। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे, दी हॉट ड्राई सीजन। पहला अपना सीजन में पहला डिवीजन था कूल ड्राई सीजन, ठंडा शुष्क मौसम। अब दूसरा डिवीजन लिखिए, अगला हेडिंग हॉट ड्राई सीजन। ब्रैकेट में लिखेंगे मार्च टू मिड जून, हॉट ड्राई सीजन मार्च टू मिड जून। गर्म शुष्क मौसम, ब्रैकेट में मार्च से मध्य जून। गर्म शुष्क मौसम मार्च से मध्य जून। गर्म शुष्क मौसम मार्च से मध्य जून। पहला पॉइंट लिखेंगे, द टेम्परेचर राइजेस, द टेम्परेचर राइजेस sharply, the temperature rises sharply with the sun's northward shift to Tropic of Cancer. With the sun's northward shift to the Tropic of Cancer. The temperature rises sharply with the sun's northward shift to the Tropic of Cancer. कर्क रेखा की, कर्क रेखा की ओर, कर्क रेखा की ओर सूर्य के उत्तर खिसकने से, कर्क रेखा की ओर सूर्य के उत्तर खिसकने से तापमान तेजी से बढ़ता है। कर्क रेखा की ओर सूर्य के उत्तर खिसकने से तापमान तेजी से बढ़ता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, डे टेम्परेचर ऑफ, डे टेम्परेचर्स ऑफ, डे टेम्परेचर्स ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस, डे टेम्परेचर्स ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस आर यूजुअल इन सेंट्रल इंडिया। Day temperatures of 35 degrees Celsius are usual in central India. And the mean temperature, and the mean temperature may be as high as 44 degrees Celsius. And the mean temperature may be as high as 44 degrees Celsius. मतलब दिन का जो तापमान होता है वो आपका लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है सेंट्रल इंडिया में,
वहीं पर अगर सिंध और साउथ इंडिया वाला जो रीजन है, अगर उसको हम देखेंगे तो ये भी आप पॉइंट में इंक्लूड कर लीजिए कि डे टेम्परेचर्स ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस आर यूजुअल इन सेंट्रल इंडिया एंड द मीन टेम्परेचर्स इन सिंध एंड साउथ इंडिया, मीन टेम्परेचर्स इन सिंध एंड साउथ इंडिया मे बी एज हाई एज 44 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। And the mean temperature in the Sindh and South India may be as high as 44 डिग्री सेल्सियस। मैं पूरा पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। डे टेम्परेचर्स ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस आर यूजुअल इन सेंट्रल इंडिया एंड द मीन टेम्परेचर इन सिंध एंड साउथ इंडिया में बी एज हाई एज 44 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में लिखेंगे, मध्य भारत में दिन का तापमान, मध्य भारत में दिन का तापमान, मध्य भारत में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस सामान्य है। मध्य भारत में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस सामान्य है। और सिंध और दक्षिण भारत में, और सिंध और दक्षिण भारत में औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और सिंध और दक्षिण भारत में औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मध्य भारत में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, सामान्य है। और सिंध और दक्षिण भारत में औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स आर a little relieved by sea bridges. Coastal districts are a little relieved by sea bridges. There is practically little rain. There is practically little rain. कोस्टल, अब देखिए इक्वेटोरियल रीजन में जो कोस्टल एरिया थे वहां पर मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द ओशन जो था वो बहुत ही फाइन तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कोस्टल एरियाज हैं दे आर लिटिल रिलीव्ड बाय सी ब्रिजेस, वो बहुत ज्यादा उनको फायदा नहीं मिलता है सी ब्रिजेस का, क्योंकि दिन का तापमान 35 है ओवरऑल जब हम टेम्परेचर निकालते हैं, क्योंकि ये मार्च टू मिड जून का टाइम है, तो इस टाइम पर जो वहां पे टेम्परेचर बना रहता है दिन का वो 35 डिग्री, और अगर सिंध और साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो कितना भी मॉडरेट ओशन करेगा लेकिन तापमान हमेशा गर्म ही रहता है, इसीलिए सीजन को हॉट एंड ड्राई सीजन बोला जाता है। हिंदी में लिखेंगे, सॉरी इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, समुद्री हवाओं से तटीय जिलों को, समुद्री हवाओं से तटीय जिलों को थोड़ी राहत मिलती है। समुद्री हवाओं से तटीय जिलों को थोड़ी राहत मिलती है। समुद्री हवाओं से तटीय जिलों को थोड़ी राहत मिलती है। व्यवहारिक रूप से बहुत कम वर्षा होती है। व्यवहारिक रूप से बहुत कम वर्षा होती है। व्यवहारिक रूप से बहुत कम वर्षा होती है। अगला हेडिंग लिखेंगे, अगला सीजन जो है जून, मिड जून के बाद वाला, मिड जून से सितंबर तक का जो सीजन है तो उसको लिखिए द रेनी सीजन। रेनी सीजन ब्रैकेट में मिड जून टू सितंबर, रेनी सीजन ब्रैकेट में मिड जून टू सितंबर। अब मिड जून का टाइम है तो आपको पता है कि अब यहाँ पर जो साउथ वेस्ट मानसून है हमारा, वहां पर उसका ब्रस्ट होगा, ब्रस्ट या फिर आप कह सकते हैं डाउनपुर, टॉरेंशियल डाउनपुर होगा, है ना, बहुत तगड़ी मूसलाधार बारिश होगी। तो पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए रेनी सीजन, और हिंदी में लिखेंगे वर्षा का मौसम, मध्य जून से सितंबर। वर्षा का मौसम मध्य जून से सितंबर हेडिंग है। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, विद द ब्रस्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, विद द ब्रस्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून in mid-June, with the burst of southwest monsoon in mid-June, torrential downpours sweeps across the country.
इस स्क्रीन पर देखेंगे, टॉरेंशियल downpours sweeps across the country or Indian subcontinent. With the burst of southwest monsoon in mid-June, torrential downpours sweeps across the country. इसी में आगे लिखेंगे almost all the rain for the year falls within this rainy season. Almost all the rain for the year falls within this rainy season. Almost all the rain for the year falls within this rainy season. मतलब पूरे वर्ष भर की जो बारिश होती है वो मुख्यतः इसी टाइम पर, इसी सीजन में होती है. हिंदी में लिखेंगे जून के मध्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रस्फोट के साथ, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रस्फोट के साथ देश भर में मूसलाधार बारिश होती है. जून के मध्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रस्फोट के साथ देश भर में मूसलाधार बारिश होती है. देश भर में मूसलाधार बारिश होती है. इसी में आगे लिखेंगे साल भर की लगभग सारी बारिश इसी बारिश के मौसम में होती है. साल भर की लगभग सारी बारिश इसी बारिश के मौसम में होती है. अगला पॉइंट इंग्लिश में लिखेंगे दिस पैटर्न ऑफ concentrated heavy rainfall. This pattern of concentrated heavy rainfall in summer is a characteristic feature of the tropical monsoon climate. Heavy rainfall in summer is a characteristic feature of the tropical monsoon climate. This pattern of concentrated heavy rainfall in summer is a characteristic feature of the tropical monsoon climate. हिंदी में लिखेंगे ग्रीष्म काल में केंद्रित भारी वर्षा का यह स्वरूप उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु की एक विशेषता है. उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु की एक विशेषता है. ग्रीष्म काल में केंद्रित भारी वर्षा का यह स्वरूप उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु की एक विशेषता है. अगला हेडिंग डालेंगे द रिट्रीटिंग मानसून. लास्ट आज का टॉपिक है ये, इसको कर लेते हैं. आखिरी हेडिंग है ये. रिट्रीटिंग मानसून. हिंदी में लिखेंगे पीछे हटता मानसून या वापस जाता मानसून. रिट्रीटिंग मानसून, पीछे हटता मानसून. इंग्लिश में पहला पॉइंट लिखेंगे द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन. द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन. सर इसका द अमाउंट एंड रिट्रीटिंग मानसून का मतलब है पीछे हटता मानसून.
पीछे हटता मानसून या वापस जाता मानसून। विंड का नाम जल्दी से कौन बताएगा मुझे? विंड का नाम डायरेक्शन के साथ कौन बताएगा? सर इसका मंथ क्या है, कौन से मंथ में होती है? अभी लिखवा रहा हूं आगे, अक्टूबर के महीने में वैसे होती है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून ना भाई, साउथ ईस्ट मानसून जब चल गया तो जब मानसून वापस आता है, कैसे वापस आएगा? जब सन अपनी दक्षिणायन मूवमेंट करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन आ जाएगा ओवरहेड, है ना, तो फिर जो विंड की डायरेक्शन होगी वो पलट जाएगी ना, इसी को तो बोला गया है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड थे वो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड बन जाएंगे। इस फिगर में देखिए, अभी बताया तो था। ये वाला जो फिगर है बोर्ड पे देखिएगा आप लोग, मोबाइल स्क्रीन में देखिए। जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ओवरहेड हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो विंड की डायरेक्शन है वो टोटली रिवर्स नहीं हो गई है। पहले जून के महीने में ये विंड की डायरेक्शन ऐसी थी, बाद में ऐसी हो जा रही है। तो ऑनसेट जो होता है वो अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर तक ये फुल फ्लेज चलने लगता है। क्लियर है कि नहीं है? प्लीज एक बार कंफर्म करें। जी सर क्लियर है। तो रिट्रीटिंग मॉनसून में पहला पॉइंट लिखेंगे, द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन डिक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन। अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन decreases towards the end of the rainy season. Decreases towards the end of the rainy season. इसी में आगे लिखेंगे, it retreats gradually southwards. It retreats gradually southwards after mid-September. It retreats gradually southwards after mid-September. It retreats gradually southwards after mid-September until it leaves the continent altogether. Until it leaves the continent altogether. Until it leaves the continent altogether. एक बार पूरा स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। The amount and frequency of rain decreases towards the end of the rainy season. It retreats gradually southwards after mid-September until it leaves the continent altogether. मतलब आप कह लीजिए कि जब रेनी सीजन हमारा एंड हो रहा होता है तो उस टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो अमाउंट होता है रेन का, प्रेसिपिटेशन का, वो कम होने लगता है, क्योंकि जो मॉइस्चर है अब वो खत्म होने लगा है ना। तो ह्यूमिडिटी खत्म होने के कारण धीरे धीरे ये दक्षिण की तरफ, नॉर्थ ईस्ट जो हमारी ट्रेड